बीए प्रथम वर्ष के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपका जो पहला पेपर है लोक प्रशासन का प्रथम वर्ष का लोक प्रशासन के तत्व उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वह है लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण। और इसके अंतर्गत हम आज बात कर रहे हैं लोक प्रशासन पर विधायक नियंत्रण की सीमाओं के बारे में कि लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की क्या सीमाएं हैं। जो संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर व्यवस्थापिका का शक्तिशाली नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका की मनमर्जी के अनुसार ही, व्यवस्थापिका की इच्छा के अनुसार ही सरकार अपने समस्त कार्यों का निष्पादन करती है। लेकिन स्मरणीय है कि सरकार के प्रत्येक कार्य पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर स्थगन, काम रोको प्रस्ताव पर बहस हो सकती है, जो कि एक पूर्ण सज्जित बहस बन सकती है। व्यवस्थापिका के इतने शक्तिशाली नियंत्रण होने के पश्चात भी प्रशासन पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि वास्तविक रूप में होना चाहिए। यानी कि व्यवस्थापिका की इच्छा के अनुसार, व्यवस्थापिका की मनमर्जी के अनुसार संसदीय जो प्रजातांत्रिक, संसदीय लोकतांत्रिक जो देश हैं, तो संसदीय संसदीय व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, कार्य करते हैं। उन पर व्यवस्थापिका की के अनुसार ही सरकार को समस्त कार्यों का निष्पादन करना होता है। सरकार को अपने समस्त कार्य व्यवस्थापिका की इच्छा के अनुसार ही करने होते हैं। अगर व्यवस्थापिका की दिशा निर्देश के विपरीत सरकार अगर काम करती है तो उस काम को, सरकार के प्रत्येक काम को व्यवस्थापिका द्वारा रोका जा सकता है। उस काम को रोकने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर सरकार उस काम को नहीं रोकती है तो व्यवस्थापिका इतना शक्तिशाली होती है कि वो सरकार को बदल सकती है। सरकार को, जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिमंडल है, उसको उसके पद से व्यवस्थापिका हटा सकती है। तो ये देखने में तो व्यवस्थापिका हमें बहुत अधिक शक्तिशाली लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यवस्थापिका इतनी अधिक शक्तिशाली नहीं है। व्यवस्थापिका सरकार के सामने इतनी अधिक शक्तिशाली, सरकार पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण उतना शक्तिशाली वास्तविकता में नहीं है जितना कि उसको वास्तविक रूप में होना चाहिए। यह जो नियंत्रण है, जो व्यवस्थापिका का जो नियंत्रण है सरकार पर, यह सैद्धांतिक रूप में प्रभावशाली प्रतीत होता है। अगर हम व्यवहार की बात करें, व्यवहारिक रूप में देखें, तो यह नियंत्रण अनेक सीमाओं में बंधा हुआ है। यह सीमाएं क्या क्या हैं जो व्यवस्थापिका को सरकार पर अपने नियंत्रण को शक्तिशाली बनाए रखने से रोकती हैं, सरकार पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण को कमजोर करती है। इन सभी सीमाओं के बारे में हम अपने इस क्लास में हम बात करेंगे। तो विधायी नियंत्रण की सीमाओं के बारे में जो सबसे पहली बात कही जाती है वह यह कही जाती है कि संसदीय नियंत्रण का जो भ्रम है वो एक मिथ्या भ्रम है। यह विद्वानों का मानना है कि संसदीय नियंत्रण का जो भ्रम है वो मिथ्या भ्रम है, क्योंकि जो संसद में जो बहुमत रखने वाला दल ही सरकार का निर्माण करता है। यानी संसद में, लोकसभा में जिस दल के पास बहुमत होता है, उसी बहुमत प्राप्त दल का ही सरकार का निर्माण करता है। सरकार वही बनाता है जिसके पास में बहुमत का समर्थन होता है। तो इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में संसद का संचालन बहुमत के आधार पर ही होता है। इसलिए यह भ्रम सा लगता है कि व्यवस्थापिका सरकार पर नियंत्रण रख रही है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि जो बहुमत प्राप्त दल है, जिस दल के पास बहुमत है, वह अपनी इच्छा के अनुसार संसद का संचालन करती है। वह ही सरकार का, उसका व्यवस्थापिका का संचालन करती है। सरकार जिस तरह से चाहती है, क्योंकि उसके पास में बहुमत का समर्थन है, इसलिए वह अपने बहुमत की ताकत के बल पर अपनी इच्छा के अनुसार संसद का संचालन करती है। संसद उसी की इच्छा के अनुसार सारे कार्य संसद में, सरकार की इच्छा के अनुसार ही समस्त कार्यों का संचालन संसद में होता है। दूसरा जो कारण बताया जाता है वह यह है कि व्यवस्थापिका के पास जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए न कोई कर्मचारी वर्ग नहीं है और कोई उसके पास में, व्यवस्थापिका के पास में विशेषज्ञों का कोई दल है, न ही विशेषज्ञों की कोई स्पेशलिस्ट की कोई टीम है। व्यवस्थापिका के पास विशेष प्रशासनिक ज्ञान एवं समय का भी अभाव होता है। व्यवस्थापिका के पास कार्यों का इतना अधिक बोझ होता है कि उसके पास जो कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं होता है, और उन कार्यों को, जो प्रशासन के जो विशेष प्रकार के कार्य होते हैं, उनके लिए जिन विशेषीकृत प्रशासनिक ज्ञान
की आवश्यकता होती है, उस विशेषीकृत प्रशासनिक ज्ञान का भी व्यवस्थापिका के पास में अभाव होता है। वर्तमान आधुनिक समय में जैसे जैसे विज्ञान एवं तकनीक का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे प्रशासनिक कार्यों की प्रकृति भी अत्यधिक तकनीकी होती जा रही है, अत्यधिक जटिल होती जा रही है। और जो संसद के सदस्य होते हैं वो सामान्य सदस्य होते हैं, सामान्य पृष्ठभूमि के सदस्य होते हैं। वो इस प्रशासनिक कार्यों की जटिल और जो तकनीकी पूर्ण जो प्रकृति है उसको आसानी से समझ नहीं पाते हैं, सामान्य पृष्ठभूमि के व्यक्ति होने के कारण। इसलिए वो संसद पर इन प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रख पाने में उतने समर्थ नहीं हो पाते हैं। इस कारण संसद का जो नियंत्रण है वो अधिक प्रभावशाली नहीं रह पाता है। राजनीतिक अस्थिरता भी जो संसद का जो नियंत्रण है, जो विधायी का नियंत्रण है, विधायी नियंत्रण है, उसको कमजोर करने का कारण होता है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनका ध्यान अधिकतर राजनीतिक उठापटक पर ही लगा रहता है। वो जो संसद के सदस्य हैं वो राजनीतिक उठापटक के कारण उनका अधिक ध्यान इस बात में रहता है कि बहुमत को कैसे अधिक बचाया रखा जा सके, कैसे संसद को राजनीतिक जो सरकार है उसे राजनीतिक उठापटक से सुरक्षित रखा जा सके। इस कारण प्रशासन के प्रभावशाली नियंत्रण पर उनका ध्यान कम रह पाता है। प्रशासन अपनी मनमर्जी से कार्य करता है और व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो राजनीतिक अस्थिरता के कारण वो राजनीतिक उठापटक में लगे रहते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी मनमर्जी से सरकार को चलाते रहते हैं। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण को कमजोर करती है। जो सामान्यतया यह होता है कि व्यवस्थापिका का जो आकार होता है वो अधिक बड़ा होता है। इस कारण व्यवस्थापिका का जो संचालन है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्य बहुत अधिक होते हैं और इस अधिक सदस्य होने के कारण व्यवस्थापिका का आकार बड़ा हो पाता है और इसके कारण प्रत्येक सदन के सदस्य के पास अपना विचार को व्यक्त करने का, अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाने का समय उसे नहीं मिल पाता है और इससे अव्यवस्था में जो संसदीय नियंत्रण है वो अव्यवस्थित हो जाता है। संसद में अव्यवस्था हो जाती है, अनुशासनहीनता में बढ़ोतरी होती जाती है और इन सब के कारण यह होता है कि संसदीय नियंत्रण में कमी आती चली जाती है। तो जो संसद के सदस्य होते हैं वो राजनीतिक जो चुनाव लड़कर और चुनाव को जीतकर संसद के सदस्य बनते हैं, इसलिए वो हमेशा अपनी राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए कार्यरत रहते हैं, हमेशा एक बचाव की मुद्रा में रहते हैं। इसलिए वो उनमें स्वयं के प्रचार करने की भावना अधिक होती है। इसलिए वो प्रशासन और सरकार की आलोचना उन पर नियंत्रण रखने की भावना से कम करते हैं और अपने को स्वयं को प्रचार करने और प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से अधिक करते हैं। तो उनका जो संसद के सदस्यों को अपनी जो चुनावी जीत को सुरक्षित रखने, अपनी चुनावी जीत को भविष्य में बनाए रखने के लिए वो अपने स्वयं को प्रचारित करने, स्वयं को लोकप्रिय बनाए रखने के लिए रखने पर उनका ध्यान अधिक होता है। इसके लिए वो जो भी सरकार और प्रशासन की जो आलोचना करते हैं उनका उद्देश्य सरकार और प्रशासन की आलोचना कर उस पर नियंत्रण कर पाने का उद्देश्य कम होता है और स्वयं को प्रचारित करने का उनका उद्देश्य, स्वयं की प्रसिद्धि को पाने का उद्देश्य उनका अधिक होता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि जो सही रूप में जो प्रशासन पर जो नियंत्रण है वो संभव नहीं हो पाता है, प्रशासन पर उचित नियंत्रण इससे संभव नहीं हो पाता है। जो संसद के सदस्य हैं वो अपने क्षेत्र के हितों की पूर्ति के लिए अधिक प्रयासरत रहते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि संसद के सदस्य अपने भविष्य के प्रति असुरक्षित रहते हैं और अपनी संसदीय जो सीट है उसको सुरक्षित रखने, अपनी जीत को सुरक्षित रखने के लिए अधिक लालायित रहते हैं और इसके लिए वो अपने क्षेत्र के हितों की पूर्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और इसके लिए कई बार तो वे राष्ट्रीय हित की परवाह नहीं करते हुए अपने क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्व देते हैं, अधिक तरजीह देते हैं। इसका परिणाम यह निकलता है कि जो संसद है वह संसद के जो सदस्यों की सबकी टेंडेंसी यही बन जाती है, सबकी प्राथमिकता यही बन जाती है कि वे अपने अपने क्षेत्र के हितों पर ही उनका ध्यान अधिक रहता है। इसके कारण संसद पर प्रशासन का प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता है, संसद प्रशासन पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने में सफल नहीं हो पाती है। अगर हम वित्त व्यवस्था की बात करें तो वित्त व्यवस्था पर भी
प्रभावशाली नियंत्रण रखने में व्यवस्थापिका असमर्थ होती चली जा रही है। जो विधायक है, जो संसद के सदस्य हैं, उनमें अलग अलग विभागों के जो तकनीकी ज्ञान है उसका अभाव होता है। जो प्रशासनिक विभाग होते हैं, उनके हर प्रशासनिक विभाग की अलग प्रकार की कार्यशैली होती है, कार्य करने की विधि होती है, और उस विधि को जानना, प्रत्येक मंत्रालय की, प्रत्येक विभाग की कार्य विधि को जानना समझना प्रत्येक संसद सदस्य के वश में नहीं होता है। इस कारण जब भी बजट सत्र होता है और जब विभागों की अनुदान की मांगे संसद में प्रस्तुत की जाती हैं, विधायिका में, व्यवस्थापिका में प्रस्तुत की जाती है, तो वो अपने इस अपेक्षित ज्ञान के अभाव में उन मांगों की आलोचना करने, उन मांगों की सही प्रकार से जांच करने में वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए वो अनिच्छा जताते हैं और इस प्रकार से जैसे प्रशासन चाहता है, जैसे सरकार चाहती है, उसी के अनुसार विभागों के अनुदान की मांगे स्वीकृत होने की संभावना अधिक हो जाती है। अब बात करें वित्त व्यवस्था के अंतर्गत भी संसद के पास सीमित शक्तियां होती हैं। संसद तब तक आवश्यक धन एकत्र नहीं कर सकती जब तक कि कार्यपालिका उसकी मांग नहीं करे। यानी कि संसद की शक्तियां सीमित हैं। इस संदर्भ में संसद उसी धन की को स्वीकृति प्रदान कर सकती है जिस धन की मांग कार्यपालिका द्वारा की जाती है। संसद अपनी मनमर्जी से संसद अपनी मनमर्जी से या अपनी इच्छा से कोई भी नया कर नहीं लगा सकती है, न ही किसी अतिरिक्त धन की मांग को कर सकती है। जब तक कि कार्यपालिका संसद द्वारा संसद के अंदर कर लगाने की मांग नहीं करती है, तब तक संसद अपनी स्वयं अपनी इच्छा से कोई नया कर नहीं लगा सकती है या स्वयं पहल करके किसी नए कर की मांग या नए कर को स्थापित नहीं कर सकती है और स्वयं ही पहल करके आवश्यक किसी मद पर धन खर्च करने की बात नहीं कह सकती है। दलीय अनुशासन है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का जो अनुशासन है, वह भी विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है, विधायिक नियंत्रण को सीमाओं में बांधता है। जो दलों का अनुशासन है, वर्तमान में जो आधुनिक राजनीतिक दलों की विशेषता है कि वे अपने दल के अनुशासन से बंधे रहते हैं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो शासन करने वाली जो कार्यपालिका है उसके आश्रित बने रहते हैं और जो कार्यपालिका, जो सरकार है, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने दलों को संचालित करती है। दल सरकार की इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। जो बहुमत प्राप्त जो दल है, जो सरकार का संचालन कर रहा है, वह दल अपने सभी सदस्यों को एक विशेष अपने अनुशासन में बांधे रखता है और उस जो सरकार है वो उस दल को, उस राजनीतिक दल को सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित करती है। इसलिए जो सरकार है, शासन करने वाला जो दल है, वो अपने जो संसद में जो उसके पास बहुमत होता है, उस बहुमत की आड़ में सरकार और प्रशासन स्वयं को सुरक्षित समझता है और अपनी मनमर्जी से कार्य करता है, मनमर्जी से संसद में अपने कार्यों को संचालित करता है। कार्यपालिका के हाथ में यह शक्ति रहती है कि वह निम्न सदन को भंग करने की अनुशंसा राष्ट्रपति को कर दे। जो कार्यपालिका है, जो निर्वाचित कार्यपालिका है, वह कार्यपालिका जिसके पास बहुमत का समर्थन होता है, उसके पास में यह अधिकार है या उसके पास शक्ति रहती है, क्योंकि उसके पास बहुमत का समर्थन है, इसलिए वो बहुमत के आधार पर कभी भी वह यह सिफारिश कर सकती है कि वह निम्न सदन को, लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा राष्ट्रपति को कर सकती है। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका और जो सरकार है वो इसे हथियार के रूप में प्रयोग करती है। वह कभी भी सभी जो संसद के सदस्य हैं उनको उनकी संसद की सदस्यता से वंचित कर सकती है। इसके लिए वह कभी भी सदन को भंग करने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति को सरकार की मांग को, जो जिसके पास बहुमत का समर्थन होता है, उसकी इच्छा के अनुसार उसे कार्य करना होता है, राष्ट्रपति को उसकी अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका जो यह शक्ति है, इसका एक हथियार के रूप में उपयोग करती है और कभी भी जो संसद के जो सदस्य हैं उन्हें इस हथियार के से भयभीत करके रखती है। साथ ही साथ जो व्यवस्थापिका की बैठक या सत्र बुलाना एवं व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति का निर्धारण करना भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। यानी सरकार यह निश्चित करती है कि कब व्यवस्थापिका की बैठक को बुलाया जाएगा, कब व्यवस्थापिका का सत्र बुलाया जाएगा, व्यवस्थापिका में क्या क्या कार्य किया जाएगा, व्यवस्थापिका में किन विधेयकों को प्रस्तुत किया जाएगा, व्यवस्थापिका में किन किन विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह सब भी कार्यपालिका द्वारा, सरकार द्वारा ही निश्चित किया जाता है। इसलिए कार्यपालिका
कार्यपालिका ही वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका का संचालन करती है, व्यवस्थापिका को नियंत्रित रखती है। धन्यवाद। थैंक्स।